कहानी 1975 की है। महाराष्ट्र के नागपुर में इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे ने वहां पढ़ने से मना कर दिया था। बच्चे को शिकायत थी कि स्कूल के नाम में इंदिरा है। दरअसल बच्चे के पिता को आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिया गया था और इसीलिए इस बच्चे को इंदिरा नाम से ही नफरत हो गई थी। लिहाजा इस बच्चे ने उस स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया, जिसके बाद उसका दाखिला दूसरे स्कूल में कराया गया। इस बच्चे का नाम था देवेंद्र, पूरा नाम देवेंद्र फडणवीस, जिसे महाराष्ट्र में आज देवा भाऊ के नाम से जाना जाता है। जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तो खून सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा तू चक्रव्यूह तोड़ दे, मौत को भी मात तेरे जिंदगी मरोड़ दे। देवा भाऊ ने 1992 में अपने करियर की शुरुआत की, राजनीतिक करियर की, एक निगम पार्षद के रूप में नागपुर में। 1997 में नागपुर शहर के वो मेयर बनते हैं, 99 में विधायक बनते हैं। 2013 तक आते आते राजनीतिक कौशल का करिश्मा ऐसा चलता है कि पूरे प्रदेश की कमान बीजेपी ने उनके हाथों में सौंप दी और इस देवेंद्र फडणवीस ने लोगों के भरोसे को टूटने भी नहीं दिया। 2014 में ही भाजपा पहली बार महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और वहां भाजपा के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनती है। इस सरकार का चेहरा थे देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस राजनीति में अगर जीत कर भी हारे 2019 में, तो फिर 2022 में हारी हुई बाजी को फिर से जीत में बदलकर उन्होंने यह साबित किया कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति के बाजीगर तो वही है, बादशाह भी वही है। ये 2026 के परिणामों ने साबित कर दिया है। देवा भाऊ ने केवल महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के नाम का डंका ही नहीं बजवाया है, बल्कि 25 साल से बीएमसी में चल रही ठाकरे परिवार की बादशाहत को, उस ठसक को भी समाप्त कर दिया है। देवा भाऊ जहां सरल, सहज और विनम्र बने रहे, वहीं ठाकरे ब्रदर्स अपनी ठसक का जोर आजमाइश करते रहे। ठाकरे ब्रदर्स जहां आम लोगों के लिए सहजता से उपलब्ध नहीं थे, देवा भाऊ महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में रैलियां करने के बाद जब मुंबई वापस लौटते थे तो स्कूटी या बाइक उठाकर लोगों से मिलने निकल पड़ते थे। वो गली गली की खाक छान रहे थे, वो लोगों से मिल रहे थे। उन्होंने सबके साथ के नारे को जी कर दिखाया और इसीलिए जब उनके विरोधी अपनी ठसक में जी रहे थे, अपनी शान शौकत और अपनी विरासत का गर्व पाल कर बैठे थे, उस समय देवा भाऊ लोगों का दिल जीतने में लगे थे। और यही वजह है कि 25 साल बाद महाराष्ट्र की सियासत में, मुंबई की सियासत में वो करिश्मा हो सका जिसकी शायद बीजेपी को भी उम्मीद न रही हो। देवा भाऊ आज महाराष्ट्र की सियासत के बादशाह हैं। देवा भाऊ एक ऐसा भरोसेमंद चेहरा है जो हिंदुत्व की राजनीति तो करता है लेकिन किसी को आहत नहीं करता। देवा भाऊ की सियासत में सबके लिए जगह है और इसीलिए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो ऐसे उभरते हुए चेहरों के बारे में भविष्यवाणियां किया करते हैं, उनका यह कहना है कि देवा भाऊ की सियासी पारी बहुत लंबी होने वाली है। लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि वर्तमान भाजपा में पूरे देश में जो कुछ भरोसेमंद चेहरे पीएम इन वेटिंग के तौर पर उभरे हैं या जिन्होंने अपने कौशल से यह साबित किया है कि उनमें प्रधानमंत्री बनने का दमखम है, उनमें देवा भाऊ का नाम अब प्रमुखता से लिया जाने लगा है। हालांकि भाजपा की अभी की स्थिति यह है कि अगर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछा जाए कि 1 से लेकर 10 नंबर तक वो नाम बताएं कि किसको किस क्रम में पीएम इन वेटिंग या पीएम पद के लिए दावेदार कहा जा सकता है, तो शायद पहला नाम नरेंद्र मोदी का होगा, दूसरा नाम नरेंद्र मोदी का होगा, तीसरा नाम नरेंद्र मोदी का होगा और इसी तरह 10वां नाम भी नरेंद्र मोदी का ही होगा। इसलिए बाकी जो भी लोग हैं, अमित शाह जी या योगी आदित्यनाथ जी या देवा भाऊ, इन सब का नंबर बहुत बाद में आता है, लेकिन कयास लगाने वालों को कौन रोक सकता है। और इसलिए देवा भाऊ के नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस संघ के करीबी हैं, संघ परिवार से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। देवा भाऊ ने महाराष्ट्र की राजनीति में कई करिश्मे किए हैं। वो महाराष्ट्र के उन नेताओं में से हैं जो सबसे कम समय तक भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं।
पिछली बार देवेंद्र फडणवीस केवल 80 घंटों के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उन्हें समर्थन देने से मना कर दिया था। और अजीत पवार जो एनसीपी के कुछ विधायकों को लेकर भाजपा के साथ जुड़े 2019 में, वो विधानसभा में बहुमत साबित करने में नाकाम रहे थे, तो केवल 80 घंटों बाद देवाभाऊ की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र बीजेपी में देवाभाऊ का कद बढ़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे के गुट जिस समय एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, तो इन दोनों ही गुटों ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति दी थी। ये कहानी अपने आप में इस बात का इशारा करती है कि विरोधी गुटों को साधने में भी देवेंद्र फडणवीस को महारत हासिल है। संघ से करीबी होना, विरोधी गुटों को साध लेने की कला को जानना और चाणक्य की तरह वो बाजीगरी करना कि अपने दुश्मन की ताकत को अचानक से कम कर देना, उसकी ताकत को तोड़ देना, उसके लोगों को अपने साथ लाकर खड़ा कर लेना। ये राजनीतिक करिश्मा अगर इस देश में कुछ लोगों ने किया है तो उनमें देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में सबसे जाना माना नाम है। और इसलिए ये जो समावेश की राजनीति है, ये जो सबको साधने की कला है, ये जो विनम्रता है, जो सहजता है, संघ परिवार से जो निकटता है, और एक और उदाहरण जो देवेंद्र फडणवीस की व्यक्तित्व की विशेषता को बताता है, वो उदाहरण यह है कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे थे और देवेंद्र फडणवीस सार्वजनिक रूप से यह कह चुके थे कि इस सरकार में जिसके नेता एकनाथ शिंदे होंगे, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, उसमें वो शामिल होने की इच्छा नहीं रखते। वजह साफ थी, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे और ऐसे में अगली सरकार में उप मुख्यमंत्री बनना उन्हें मंजूर नहीं था। लेकिन यह बात जैसे ही दिल्ली पहुंची और दिल्ली से उन्हें निर्देशित किया गया कि आप उप मुख्यमंत्री के रूप में ही शपथ लें और पार्टी का काम करें, तो देवेंद्र फडणवीस ने कोई जिद नहीं पाली, कोई हठधर्मिता नहीं दिखाई। उन्होंने नेतृत्व के आदेश का पालन किया और विनम्रता और सहजता के साथ जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और यह घटना यह बताती है कि देवेंद्र फडणवीस कितने सहज हैं, संगठन के प्रति कितने समर्पित हैं, मिट्टी से किस तरह से जुड़े हुए हैं और जमीनी कार्यकर्ता होने का भाव उनके अंदर कितनी गहराई तक है। और एक बड़ा नेता बनने के लिए इन सारी ही विशेषताओं का होना बहुत ही जरूरी होता है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है। फिलहाल आज की महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की वजह से ही पूरे देश में देवेंद्र फडणवीस के नाम का डंका तो बज ही रहा है।